गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रश्न पत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में रखा जाए अथवा नहीं, इसमें जो महत्वपूर्ण विद्वान थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून की श्रेणी में नहीं रखेंगे और इसके पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तर्क भी उनके द्वारा दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है, और है तो इसके पीछे कौन से कारण है। तो कल तो हमने चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इसके पक्ष में भी बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे सर हेनरी मैन, लॉर्ड रसेल, ब्रियरली, स्टार्क और ओपेनहाइम। इन लोगों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यद्यपि राष्ट्रीय कानून से कम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून की श्रेणी में आएंगे। ब्रियरली ने ये कहा कि आधुनिक राज्य के कानून का ऑस्टिन द्वारा किया गया विश्लेषण भ्रामक और अपूर्ण है। यदि इसे सत्य माना जाए तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इंग्लैंड का कानून भी रीति रिवाजों पर आधारित है। तो ब्रियरली का ये मानना है कि यदि ऑस्टिन, जिन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है क्योंकि कानून निर्माण करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता होती है और उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का होना भी आवश्यक है, तो ये नहीं है, इसलिए ऑस्टिन ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है। ब्रियरली ने ये कहा कि यदि हम ऑस्टिन की बात को माने तो ब्रिटेन में तो कानून ही नहीं है, जबकि वहाँ पर कॉमन लॉ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन में कानून क्योंकि सारा रीति रिवाजों और अभिसमय पर आधारित है, तो क्या हम ये कहें कि ब्रिटेन में कानून नहीं है। तो इसलिए ब्रियरली ने कहा कि ये तर्क दिया जाना जो कि ऑस्टिन ने दिया था उचित नहीं है। इसी संदर्भ में सर हेनरी मैन ने जो बात कही, हम उस पर भी दृष्टिपात करेंगे। तो हेनरी मैन ने ये कहा कि किसी नियम के कानून बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो। यह सच है कि कानून का पालन कभी कभी व्यक्ति भय से करता है, किंतु ऐसे अवसर प्राय कम आते हैं। दंड के भय से कानून मानने वाले लोग प्राय अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। सामान्य जन कानूनों का प्रयोग अपनी सहज बुद्धि व सद्विवेक से इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनके विश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुकूल होता है तथा समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि हेनरी मैन ने तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को केवल भय के आधार पर, या कोई भी कानून हो उसको केवल भय के कारण ही लोग स्वीकार नहीं करते हैं। किसी भी नियम और कानून को यदि व्यक्ति स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे उसका विश्वास होता है, परंपराएं और रीति रिवाज भी उसमें शामिल होते हैं, और इसी के साथ साथ वो शांति और सुव्यवस्था चाहता है, इसलिए इच्छा से उनको स्वीकार करता है। इसी क्रम में आगे लॉर्ड रसेल ने कहा है कि ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है। कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था न होने पर अनेक प्रथाओं तथा परंपराओं का विकास हो जाता है जो कानून जैसी बाध्यता रखते हैं। अर्थात कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होने के बावजूद भी उसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है, और वो कानून के जैसी बाध्यता भी रखता है। वो नियम, वो परंपरा, वो रीति रिवाज। स्टार्क ने भी अपनी बात कही और ये कहा कि बल प्रयोग शब्द निकाल दिया गया है। राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित नहीं किए गए कानूनों का पालन भी किया जाता है। दूसरी बात वो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि समझौते व संधियों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है।
और अगली बात वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों की मान्यता विधियों के समान मानी जाती है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न हैं, रीति रिवाज है, समझौते हैं, संधियां हैं, उन सब को हम कानून के जितनी बाध्यता वाले ही कहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं और इनमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो दिए गए विचार हैं उन पर भी चर्चा की जानी पहले जरूरी है। तो ओपेनहाइम ने ये कहा कि कानून के अस्तित्व के पीछे 3 बातें जरूरी होनी चाहिए। पहला, समुदाय, यानी उसका कोई निर्माण करे, समुदाय हो। तो अंतर्राष्ट्रीय घटक राज्य माने गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। ये संगठन समय समय पर नियमों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। नियम की एक तरह से बाध्यता के समान ही ये लागू किए जाते हैं। फिर है नियमों का संग्रह। तो नियमों का संग्रह भी किया जाता है जब संधियां की जाती है विभिन्न राज्यों के मध्य और विभिन्न परंपराओं के आधार पर उनका आचरण होता है, नियम होता है, संहिताएं होती हैं। वे सब एक तरह से नियमों का संग्रह है। तो हम कानून ही कहेंगे, वो कानून के ही रूप हैं। और इसी प्रकार उसके पीछे पालन कराने वाली बाध्यकारी शक्ति भी होती है। अब यूएनओ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो बाध्यकारी शक्ति के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। जैसे यूएनओ की सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिषद का दायित्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और जब कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति या विश्व शांति को कहीं भी कोई भी दिक्कत आई है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद ने सैनिक सहायता प्रदान करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा सहयोग भी दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून ही नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है और इसके लिए हम और भी कई तरह की बातें कह सकते हैं और भी कई तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। और ये कहा गया है कि जैसे पहला बिंदु हम लें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता से भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को केवल नैतिक नियम मानना उचित नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता से भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने पर, सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध तोड़ने पर, और जनमत भी उसकी निंदा करता है, सुरक्षा परिषद भी एक्टिव हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी राज्य हैं वो गलत का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का अर्थ कानून का अभाव नहीं है। तो कई बार ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून की श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी अवहेलना की जाती है। तो अवहेलना तो राष्ट्रीय कानून या राज्यों के कानून होते हैं उनकी भी होती है। तो राज्यों में भी कानून होने के बावजूद उस राज्य में चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, अवैध कार्य भी होते हैं, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पर कानून नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना हुई है तो वो कानून की श्रेणी में नहीं होगा या कानून का अभाव है वहाँ पर, ऐसा नहीं कह सकते। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्य स्वयं या राष्ट्र स्वयं स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता दी गई है। विभिन्न संधियां जब की जाती है विभिन्न राज्यों के बीच में, तो उन राज्यों को राज्यों के द्वारा स्वीकृति दी जाती है उन संधियों को और उन्हें स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से अगली यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की निर्मात्री संस्थाएं भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण कोई एक संस्था अगर नहीं भी करे तो और भी कई संगठन हैं, जैसे यूएनओ है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उनके निर्णय समय समय पर दिए जाते हैं और वो बाध्यकारी रूप से लागू भी होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न तरीकों से समय समय पर विभिन्न निर्णय के द्वारा, विभिन्न नियमों के द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक नया रूप दिया जाता है और उसका पालन भी करते हैं सभी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, तो चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे विश्व राजनीति हो, चाहे राज्यों भीतर होने वाले विवाद हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों का निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। और जब कोई भी विवाद एक से अधिक राज्यों के बीच में होता है, विभिन्न देशों के बीच में होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा उनका निपटारा किया जाता है और वो फिर निर्णय उन राज्यों के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम ये कह दें कि कानून ही नहीं है, ये कहना गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कानून की श्रेणी में आता है और उसका पालन भी किया जाता है। समय समय पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से निर्माण भी किया जाता है। हालांकि ओपेनहाइमर ने जो ये बात कही कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमज़ोर कानून है क्योंकि उसके पीछे व्यवस्थापिका का अभाव है, कार्यपालिका नहीं है, न्यायपालिका संबंधी दोष भी है क्योंकि कई बार न्यायपालिका निर्णय तो दे देती है लेकिन दंड नहीं मिल पाता। अलग अलग जो राज्य हैं वो कई बार उन निर्णयों का उल्लंघन भी कर देते हैं और राज्यों की अपनी संप्रभुता होती है, प्रत्येक राज्य संप्रभु है और इस तरह से वो अनिश्चित भी है, स्पष्ट है, उनका संहिताकरण नहीं हो रखा है। तो ओपेनहाइमर ने ये कहा कि इसलिए वो कमज़ोर कानून है। लेकिन कानून तो है, हम उसके कानून के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, ये कहीं भी कदापि नहीं कहा जा सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है और जो विद्वान ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये कहना सरासर गलत है। हाँ, हो सकता है जो एक राज्य के भीतर कानून हो उतनी प्रबलता नहीं हो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून की श्रेणी में रखते हैं। धन्यवाद।